डियर स्टूडेंट्स, इंजाइम के प्रॉपर्टीज, इंजाइम के नेचर, ठीक है, इंजाइम के एक्शन के बाद हम लोग इंजाइम पे तीसरा जो वीडियो लेक्चर देखने जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे अभी इंजाइम का इनहिबिशन यानी इनहिबिशन ऑफ इंजाइम एक्शन। ओके, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें तीन चीजें पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। फिर टाइप्स ऑफ इंजाइम पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ इंजाइम में और प्लस कोफैक्टर वगैरह ये सब देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, इनहिबिशन यानी कि इनहिबिशन ऑफ इंजाइम एक्शन, इंजाइम एक्शन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो इंजाइम है उसका जो एक्टिव साइट होता है एक लॉक की तरह होता है, उसका एक्टिव साइट होता है लॉक की तरह, और उसमें जो सबस्ट्रेट आता है वो होता है की तरह। मैंने आपको पहले एग्जांपल में दिया था कि जो लॉक है उसमें अगर गलत चाबी आ जाए, उसमें अगर गलत की आ जाए, ठीक है, तो बाद में अगर सही की मिल भी जाए तो वो लॉक क्या होगा, बेकार हो जाता है। ठीक है, यानी कि उस इंजाइम का एक्शन बिल्कुल इनहिबिट हो जाएगा अगर इंजाइम के साथ गलत सबस्ट्रेट आ जाए। गलत सबस्ट्रेट कहने का मतलब यहां पे क्या है, सोच लीजिए, जिससे मान लीजिए कि एक इंजाइम है, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इंजाइम का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम है, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम का जो एक्टिव साइट है उस पे ओरिजिनल सबस्ट्रेट क्या आना चाहिए, ओरिजिनल सबस्ट्रेट आना चाहिए सक्सिनिक एसिड। मींस मैं इनहिबिशन बताने जा रहा हूं, इनहिबिशन में एग्जांपल बता रहा हूं आपको। इनहिबिशन में क्या एग्जांपल बता रहा हूं कि एक इंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इंजाइम का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम में, ठीक है, जो एक्टिव साइट है वहां पे आना चाहिए एक सबस्ट्रेट को, उसका नाम है सक्सिनिक एसिड। यानी सक्सिनिक एसिड से H2 को निकालने वाला इंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, यानी कि उसका एक्टिव साइट, और उस एक्टिव साइट पे आना चाहिए सक्सिनिक एसिड को। बट जानते हैं सक्सिनिक एसिड का एक स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज है एक कंपाउंड के साथ, उसका नाम है मैलोनिक एसिड। क्या नाम है, मैलोनिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। ठीक है, यानी कि सक्सिनिक एसिड के बदले एक कंपाउंड आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मैलोनिक एसिड। ओके, ये मैलोनिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, ये मैलोनिक एसिड इनहिबिटर के रूप में काम आता है, वहां पे आता है। और चूंकि स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है तो वो उसके सबस्ट्रेट के बदले, ओरिजिनल सबस्ट्रेट के बदले यानी कि सक्सिनिक एसिड के बदले मैलोनिक एसिड कंपीट कर जाता है और वो उसके एक्टिव साइट में जाके फिट बैठ जाता है। अब बताइए ओरिजिनल सबस्ट्रेट कौन है, सक्सिनिक एसिड। डुप्लीकेट सबस्ट्रेट वहां जाके क्या हो गया, बैठ गया, जिसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है दोनों के साथ, बिल्कुल दोनों के साथ एक समान है। तो इंजाइम का एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाता है, किसके द्वारा, मैलोनिक एसिड के द्वारा, इंस्टेड ऑफ सक्सिनिक एसिड, और वो सक्सिनिक एसिड के साथ कंपीट कर जाता है और उसके बाद इंजाइम का एक्शन क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी कि वहां पे ओरिजिनल सबस्ट्रेट के साथ सक्सिनिक एसिड के साथ कंपीट कर गया कौन, ठीक है, एक सिमिलर मॉलिक्यूल जो वहां पे एंजाइम एक्शन को क्या किया, इनहिबिट कर दिया। इसलिए उस सिमिलर मॉलिक्यूल मैलोनिक एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, इनहिबिटर, कॉम्पिटिटर। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब बताइए क्या इसको ओवरकम किया जा सकता है, क्या इसको, ठीक है, पहले वाली स्थिति में लाया जा सकता है, यस। यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज रिवर्सिबल। कैसे, हाउ, ठीक है, कहता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिवर्सिबल हो सकता है अगर आप वहां पे
सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो वो स्थिति ओवरकम हो सकती है। यानी कि अगर वहां पे सक्सिनिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिएगा तो मैलोनिक एसिड उसके एक्टिव साइट से डिटैच हो सकता है, अलग हो सकता है, ठीक है, ये है नीचे, क्लियर है। तो देखिए कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन, ठीक है, रिवर्स बाय Vmax। Vmax क्या बोले थे? इतना कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दोज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन विच वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन बिकम मैक्सिमम, Vmax, ठीक है। तो कहता है कि कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन रिवर्स बाय द इफेक्ट ऑफ Vmax, ठीक है, और ये Km वैल्यू को भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। बताइए अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं तो जब Vmax बढ़ गया तो Vmax का हाफ भी तो बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड Km वैल्यू। क्लियर है पॉइंट? यानी कि ये रिवर्सिबल है, यानी कि ये इन्हिबिशन जो है ये आपका क्या है? ये रिवर्सिबल है। ये इन्हिबिशन क्या है? रिवर्सिबल है। ये क्लियर हो गया? अब आइए इसका एग्जांपल क्या है? इन्हिबिशन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज बाय इथेनॉल इन इथेनॉल पॉइजनिंग। अब देखिए क्या, अब देखिए सल्फर ड्रग फॉर फॉलिक एसिड सिंथेसिस, सबसे बड़ा आपका यही एग्जांपल है। ध्यान दीजिएगा क्या बात है, कहता है कि ध्यान दीजिएगा, कहता है कि कोई भी बैक्टीरिया ले लीजिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, फॉलिक एसिड जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को फॉलिक एसिड का रिटेंशन जरूरी है सेल के अंदर, ठीक है। फॉलिक एसिड बहुत सारे, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस का कोएंजाइम भी है, तो फॉलिक एसिड जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड बाहर से जा नहीं सकता है। बैक्टीरिया के सेल वॉल से फॉलिक एसिड ना तो पास कर सकता है, ना डिफ्यूज कर सकता है, ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान लिया जा सकता है। इसका मतलब बैक्टीरिया को फॉलिक एसिड खुद से बनाना होगा। बिल्कुल वो बनाता है। वो किससे बनाता है? कहता है वहां पे एक कंपाउंड होता है, उसका नाम है पावा, ठीक है। क्या नाम है? पावा, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। ये जो पावा होता है, पारा एमिनो बेंजोइक एसिड, ये जो पावा होता है, पारा एमिनो बेंजोइक एसिड, इससे बनता है फॉलिक एसिड। इसमें जो एंजाइम लगता है, उस एंजाइम के लिए इनहिबिटर का काम करता है सल्फा ड्रग। क्या काम करता है? सल्फा ड्रग। यदि सल्फा ड्रग उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, इनहिबिटर के रूप में जाके, ठीक है, यानी कि उस एंजाइम से क्या जुड़ना चाहिए? पारा एमिनो बेंजोइक एसिड। पारा एमिनो बेंजोइक एसिड से मिलता जुलता है कौन? सल्फा ड्रग। वो सल्फा ड्रग पारा एमिनो बेंजोइक एसिड के बदले जाके एंजाइम के एक्टिव साइट से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। तो बताइए वो एंजाइम क्या नहीं बना पाता है? फॉलिक एसिड। क्या नहीं बना पाता है? फॉलिक एसिड, ठीक है। तो कहता है, और वो बैक्टीरिया क्या होता है? किल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे सल्फा ड्रग फॉर फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, यानी कि सल्फा ड्रग इनहिबिटर का काम करेगा किसके लिए? फॉलिक एसिड बनने के लिए, यानी फॉलिक एसिड को बनने नहीं देगा। फॉलिक एसिड बन किससे रहा था? पारा एमिनो बेंजोइक एसिड से। जो एंजाइम लग रहा था उसको इसने क्या किया? इनहिबिट कर दिया। क्लियर है पॉइंट? और ये तो बहुत फेमस एंजाइम है जो हम पहले बताए, कौन? इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, बाय मेलोनिक एसिड, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? अब आइए ध्यान दीजिएगा, यही एक ऐसा एंजाइम है, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिए, क्वेश्चन आता है। अब आइए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये तो पहले ही बता दे, क्लियर कर दे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिवर्सिबल है, बट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिवर्सिबल नहीं है।
ये रिवर्सिबल नहीं है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज नॉट रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है ही नहीं। इसको चाहे आप सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाते जाओ, ठीक है, वी मैक्स बढ़ाते जाओ, Km मतलब अचीव कर लो, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दो। इसलिए कहता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी मैक्स, यानी वी मैक्स और बढ़ाओगे तो नॉन कॉम्पिटिटिव ये क्या होगा, घटेगा, ठीक है, और ये घटेगा तो वी मैक्स क्या होगा, बढ़े, इसका कोई, और Km वैल्यू पे नो इफेक्ट, Km वैल्यू पे नो इफेक्ट, इस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दिमाग में रखना है, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल जो है वो आप बहुत सुनते होगे कि एक कंपाउंड है पोटासियम साइनाइड। ये पोटासियम साइनाइड को नोक भर भी, पीन पे भी अगर आप अपने जीभ पे रखते हैं तो आपकी डेथ हो जाती है। क्यों डेथ होती है? ये पोटासियम साइनाइड, ठीक है, आपके रिस्पायरेटरी चेन को ब्लॉक कर देता है। आप जानते हैं कि आपके सेल में जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तीसरा क्रेब्स साइकिल और चौथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें 5 तरह के कॉम्प्लेक्स का यूज होता है। कॉम्प्लेक्स 1 NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, रिवाइज करवा रहा हूं, आप देख लीजिए, चूंकि एंजाइम की बात है मैं पूरे एंजाइम को रिवाइज करवा रहा हूं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में टोटल 5 ग्रुप ऑफ एंजाइम लगते हैं। उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। इसको इसी एंजाइम में आप मेरे साथ याद कीजिए। पहला जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको बोलते हैं NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, जिसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स 1 क्या हो गया, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 2 क्या हो गया, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 3 BC1, कॉम्प्लेक्स 3 BC1, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कहता है कॉम्प्लेक्स 4 कहता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और कॉम्प्लेक्स 5 क्या होता है, ATP सिंथेटेज, ATP सिंथेटेज। जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, उसको ये साइनाइड किल कर देता, मतलब रोक देता है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करता है बाय नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के द्वारा। तो कहता है कि नॉन कॉम्पिटिटिव किस पे काम करता है, कहता है ये एक्टिव साइट को छोड़ के बाकी साइट पे, सबस्ट्रेट पे करता है काम, मतलब या तो सबस्ट्रेट को रोकता है, मतलब उसको बाइंड कर देता है किसी अलग तरीके से, या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को ही इनएक्टिव कर देता है। या तो सबस्ट्रेट को इनएक्टिव करेगा या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव करेगा और एंजाइम के एक्शन को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। बेस्ट एग्जांपल इज साइनाइड, ठीक है, के द्वारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज या कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिशन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके कारण वहां पे, ठीक है, ETC जब नहीं होगा तो बताइए ATP भी नहीं बनेगा और सेलुलर रिस्पायरेशन जब रुक जाएगा तो आदमी की डेथ हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पे क्या बोलिएगा, ठीक है, ये क्या करता है बताइए, ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम के साइटोक्रोम इनहिबिट द एक्शन ऑफ, ठीक है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। ये सारा कुछ आपको नोट में अच्छे से लिखा हुआ है। ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4। क्लियर है कौन? उसी के एक्शन को रोक। अब देखिए एलोस्टेटिक और फीडबैक साइट, ठीक है, कहता है कि एंजाइम पे एक्टिव साइट को छोड़ के भी कुछ साइट होते हैं, उनको बोलते हैं एलोस्टेटिक साइट।
एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कुछ गेस्ट आए, आपके दोस्त हैं, आप उनको बैठा के खाना खिला रहे हैं, मम्मा आपके खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, चपाती बना रहे हैं, सिस्टर भी बना रही है, आपके दोस्त चारों बैठ के खा रहे हैं। आपके मम्मा का लगातार रोटी बनाना, गरम गरम दोस्तों को देना, यानी कि मम्मा का जो एक्शन है रोटी बनाने का, उसको मान लीजिए इंजाइम एक्शन, वो किस पे डिपेंड करता है? आपके दोस्तों के सैचुरेशन पॉइंट पे, आपके दोस्तों के सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे। भूख अगर कंटिन्यू है तो रोटी बनता जाएगा, इनको मिलता जाएगा, रोटी बनता जाएगा, मिलता जाएगा। और जो ही आप, ठीक है, आपके दोस्त आपको बोलेंगे कि यार बहुत खा लिया, अब हो गया, अब पेट भर गया, ये फीडबैक आप किनको देंगे? मम्मा को देंगे। और मम्मा का एक्शन वहां पे क्या होगा? इनहिबिट हो जाएगा। मम्मा का एक्शन वहां पे क्या होगा? बंद हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। दैट इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। और कहा था फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है, ये तो हुआ ही, इसी को बोलते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। यानी प्रोडक्ट अगर जरूरत से ज्यादा बन गया, प्रोडक्ट का अमाउंट अगर अच्छा खासा हो गया, तो जो रिएक्टेंट हो रहा था, रिएक्टेंट जो कंबाइन कर रहा था, या रिएक्टेंट जो टूटे या जुड़े, वो जो हो रहा था इंजाइम के द्वारा, तो इंजाइम वो अपना एक्शन क्या करेगा? बंद कर देगा। यानी कि इंजाइम इनहिबिट हो जाएगा एक्शन जब उसके प्रोडक्ट की मात्रा अच्छी खासी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कहता है इसी को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन या एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। फीडबैक इनहिबिशन या एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। क्लियर है पॉइंट? ये है। अब देखिए, तो कहता है कि इसका एग्जांपल हेक्सोकाइनेज। अब कहता है हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है, ये क्या करता है? ग्लूकोज के छठे कार्बन पे एटीपी से निकले हुए फास्फोरस को ऐड करता है। तो क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यानी कि ग्लूकोज प्लस एटीपी इक्वल टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी। ठीक है, ये किसका काम है? हेक्सोकाइनेज का। तो हेक्सोकाइनेज, ठीक है, कहा था ये प्रोडक्ट अगर खूब अच्छा खासा बन गया तो बताइए हेक्सोकाइनेज का एक्शन अपने आप क्या होगा? रुक जाएगा। ये प्रोडक्ट है, ये एंजाइम है, ठीक है, और रिएक्टेंट क्या था? ग्लूकोज प्लस एटीपी। क्लियर? तो कहता है उसका बनना, इसका एक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। दिस इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन या एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। अब आइए, ठीक है, दूसरा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, यानी कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है, यानी कि मतलब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे एक और जोड़ना है। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाना है। तो कहता है वहां पे क्या होगा? ठीक है, कहता है कि अगर एडीपी वहां पे है, ठीक है, एडीपी के द्वारा क्या होगा? वो एक्टिवेट होगा। बट अगर एटीपी देंगे तो क्या होगा? इनहिबिट हो जाएगा। एटीपी अगर देंगे तो होगा क्या? फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनेगा। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनेगा और उसका एक्शन क्या होगा? रुक जाएगा। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, यानी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का काम है, ठीक है, क्या है काम? यानी कि फास्फोरस का ट्रांसफर करना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे। वो अगर एटीपी अवेलेबल है तो वो काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, वो काम आसानी से हो जाएगा। वो अगर प्रोडक्ट बन गया तो वो उसका एक्शन रुक जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अब आगे टाइप्स ऑफ एंजाइम। ये जो टाइप्स ऑफ एंजाइम है, इसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। हम लोग चलते हैं ऊटी। जैसे मान लिया आपको हम चॉइस दें कि कहाँ चलना पसंद करोगे आप लोग, ऊटी, गोवा, देहरादून, दार्जिलिंग। कुछ बच्चे ने बोला कि ऊटी जाएंगे, कुछ देहरादून, कुछ दार्जिलिंग, कुछ गोवा। ठीक है, तो ऊटी में भी हिल स्टेशन है। ठीक है, तो ऊटी हिल एक ट्रिक है। ऊटी हिल, ऊटी हिल को हम लोग बोल रहे हैं ओटी हिल। ओटी हिल, HILL। ठीक है, ये ऑथराइज रूप से इंजाइम का 6 कैटेगरी है। ऑथराइज रूप से इंजाइम का क्या है? 6 कैटेगरी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ओटी, ओ से ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज। टी से ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज। एच से हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज। आई से आइसोमेरेज,
ठीक है, आइसोमेरेज। एल से लाइस और एल से लाइगेस, एल से लाइगेस। क्लियर है? हमने मतलब ये ट्रिक इस एंजाइम का पूरा कैटेगरी को याद रखने के लिए आपको दिया है। ऊटी हिल, ट्रिक का नाम क्या है? ऊटी हिल, ठीक है, यानी ऊटी, ठीक है, ऊटी हिल स्टेशन, ठीक है। लेकिन आपको यहां पे क्या करना है? देखिए ये पोजीशन इसका वही रहेगा, एक, इसका भी वही रहेगा, दो, इसका वही रहेगा, तीन, ये जो है लाइस, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5 पे, ये आ जाएगा 6। ये दिमाग में रखिएगा, ये ऑथराइज्ड है, ठीक है। यानी कि कैटेगरी को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो एंजाइम कमीशन था, ईसी जो था, एंजाइम के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो कमीशन था, जो कमीशन का गठन किया गया था, वो इसने किया था। क्लियर है? ठीक है। तो ऑक्सीडोडायरेक्टेज कहा था वैसा एंजाइम जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाता हो, जो कैटालिटिक एक्शन करता हो, आइदर बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आइदर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, यानी कि जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के द्वारा, ठीक है, कोई भी प्रोसेस को करवाए, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करवाए, बट उसमें दो चीज यूज करें, या तो रिडक्शन, ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन या दोनों, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडो रिडक्टेज। जितने भी आपको एंजाइम है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, लगभग सारे एंजाइम इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को आप क्या बोलते हैं? रिडक्टिव प्रोसेस, और रिस्पायरेशन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। तो समझ जाए उसमें सारे के सारे लगभग एंजाइम यही है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो जो एग्जाम्पल हैं वो नोट्स में लिखे हुए हैं, उसके याद करने का बहुत ज्यादा उसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है, वो आपको प्लीज याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मान लीजिए कि अभी याद नहीं भी हो, कोई बात नहीं, अभी एग्जाम के लिए आपको याद कर लेना है, लेकिन जस्ट 2-4 वीक रुक जाइए, उसके बाद जब चलेगा चैप्टर फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, फिर उसको रटवा देंगे पूरी तरह क्लास में। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, प्लांट रिस्पायरेशन और प्लांट फोटोसिंथेसिस आपको ऐसा रखवाएंगे कि ओठों पे रहेगा। कोई बोलेगा 20 मिनट में फोटोसिंथेसिस पढ़ा सकते हो? कहोगे यस, ओके। रिस्पायरेशन 20 मिनट में पढ़ा सकते हो? कहोगे यस, ओके। सारा रिएक्शन आपके ओठों पे रखवा देंगे, ठीक है। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा सिर्फ कि ये ग्लाइकोलाइसिस होता है, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। ये आपने नहीं पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन, ये ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप में पूरा होता है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपने नहीं पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में 3 तरह के एंजाइम और 5 तरह के कोफैक्टर लगते हैं। ये आपने नहीं पढ़ा होगा कि क्रेब्स साइकिल 9 स्टेप में पूरा होता है। ये आपने नहीं पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है, मतलब 10 NADH2 और 2 FADH2 से टोटल, ठीक है, लगभग 34 ATP बनते हैं। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे। फिलहाल ये जानिए कि ऑक्सीडोडायरेक्टेज वैसे ग्रुप ऑफ एंजाइम को बोलते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करेगा बाय आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्लियर है पॉइंट? अब आइए ट्रांसफेरेंस, जो किसी पार्टिकुलर ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, जो क्या करेगा? किसी पार्टिकुलर ग्रुप को ट्रांसफर करेगा एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट। ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एमिलेज, ठीक है, ये सब क्या है? ठीक है, ये सब मतलब ट्रांसफर कर रहा है, किसी एक ग्रुप को लेके दूसरे ग्रुप पे ट्रांसफर, किसी एक कंपाउंड से एक ग्रुप को लेके दूसरे ग्रुप पे ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? चलिए, हाइड्रोलेज कहता है वैसा एंजाइम जो बिना वाटर के काम ही ना करे, बिना वाटर का वो एक्शन करे ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइड्रोलेज। और ये जो हाइड्रोलेज है, ये जो एंजाइम है हाइड्रोलेज, ये सारा डाइजेस्टिव एंजाइम इसी में आता है। अगर ऊपर से हम बात करें सारे डाइजेस्टिव एंजाइम का, माउथ से लेके डियोडनम तरफ बढ़े, तो कहता है माउथ में पहला एंजाइम कौन सा है? ठीक है, सेलेब्री एमाइलेज। गैस्ट्रिक जूस में दूसरा एंजाइम पेप्सिन, तीसरा एंजाइम रेनिन। फिर अगर चलें
ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस के पास तो क्या क्या है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, माल्टेज, न्यूक्लियेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज, एमाइलेज। फिर अगर चलते हैं डिओडनम में तो क्या है, इंटेरोकाइनेज, ठीक है, एमिनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, एमाइलेज, ठीक है, लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज, ठीक है, लैक्टेज, ठीक है, सेलुलेज, न्यूक्लियोटिडेज, न्यूक्लियोसिडेज। इतने एंजाइम जब पढ़ेंगे, अभी जस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होगा, आप घबराएं मत, रटवाएंगे क्लास में। ये सारे एंजाइम किस कैटेगरी में आएंगे, हाइड्रोलेज में। क्यों, ये सारे एंजाइम बिना वाटर के एक्शन नहीं करेंगे। वाटर होगा तभी वो प्रोटीन को बदलेंगे एमिनो एसिड, ठीक है, वाटर होगा तभी वो लिपिड को बदलेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, वाटर होगा तभी वो कार्बोहाइड्रेट को बदलेंगे मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। क्लियर है पॉइंट। अब आइए आइसोमेरेज। आइसोमेरेज क्या करेगा, जैसे ग्लूकोज है उसको फ्रुक्टोज में बदलना है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में क्या है, आइसोमर है, यानी कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज में बदलेगा, ठीक है, तो ये आइसोमेरेज एंजाइम आएगा, ठीक है, यानी कि जो भी एंजाइम होगा वहां पे आइसोमेरेज, यानी कि जैसे साइट्रिक एसिड बदलता है किसमें, आइसोसाइट्रिक एसिड में, तो साइट्रिक एसिड से आइसोसाइट्रिक एसिड में कौन बदलता है, ठीक है, कहता है सिस एकोटिनिक एसिड, ठीक है, यानी कि आइसोमेरेज एंजाइम, ठीक है, तो वहां पे मतलब आइसोमेरेज एंजाइम जो है, ठीक है, वो साइट्रिक एसिड को आइसोसाइट्रिक एसिड में बदलेगा। लाइज, तो देखिए लाइज और लाइगेज में ये लाइज और हाइड्रोलेज में फर्क देखिए, ठीक है, हाइड्रोलेज वाटर मॉलिक्यूल के हेल्प से किसी को पचाता है, किसी को तोड़ता है, और बिना ये वाटर के तोड़ता है, ये बिना वाटर के तोड़ता है, बिना वाटर के तोड़ेगा, कहता है बिना वाटर कैसे तोड़ेगा भाई, कहता है एल्डोलेज। ये एल्डोलेज क्या करता है मालूम, ये ग्लाइकोलाइसिस में फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज आपका क्या है, हेक्सोज, उसको 2 मॉलिक्यूल ट्रायोज में बदल देता है। तो याद कीजिए, मैंने इसका एग्जांपल आपको कहां बताया मालूम, आप कॉलम में देखिएगा, जो आपको मोनोसेक्राइड का चार्ट बनवाए थे वहां पे आपको 2 केमिकल, ये 2 कंपाउंड हमने बताया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों 3 कार्बन ट्रायोज का 2 एग्जांपल बताए होंगे, तो ये याद रखिएगा, वो दोनों ट्रायोज कैसे बनता है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट के टूटने से, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज है 6 कार्बन है, उसके 1 कार्बन पे फॉस्फोरस है, छठे कार्बन पे फॉस्फोरस, इसलिए उसका नाम क्या है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। उसके 3-3 कार्बन बांट दिया और 1-1 फॉस्फोरस बांट दिया। क्लियर है, एल्डोलेज है। और देखिए ये आपका क्या है, लाइगेज। लाइगेज होता है किसी को जोड़ने वाला, रूबिस्को एंजाइम C3 साइकिल में RuBP से CO2 को जोड़ेगा, RuBP से किसको जोड़ेगा, CO2 को जोड़ेगा। और पेप्को एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये PEP को CO2 से जोड़ेगा, यानी PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट प्लस CO2 को जोड़ने वाला पेप्को फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। RuBP में CO2 को जोड़ने वाला RuBP कार्बोक्सिलेज, क्योंकि CO2 का जुड़ना कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। एंजाइम का नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलेज। क्लियर है पॉइंट। तो रूबिस्को, पेप्को, डीएनए लाइगेज, ये सब एग्जांपल किसका है, लाइगेज का। दिस इज ऑल अबाउट योर ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ एंजाइम। बोलो क्लियर। इसमें हमने कुछ इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग भी बना दिया है, तो आप देख लीजिए। अब आइए लास्ट टॉपिक जो आपका है वो है कोफैक्टर एपो एंजाइम, ग्लू एंजाइम। मैं आपको बता दूं यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या है क्वेश्चन, को देखिए। कहता है कि आपने पढ़ा, समर ने बताया, क्रिस्टलाइज आउट किया, नॉर्थरॉप ने बताया, ठीक है, उसने भी पेप्सिन को निकाला, ठीक है, ये सबको मतलब क्रिस्टल आउट किया, ठीक है। और उसने क्या बताया, उसने बताया ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। बट मैं आपको बता दूं, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नॉट कंप्लीटली फंक्शनल। प्रोटीन पार्ट को हमेशा किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए हम एक कंप्लीट पर्सनालिटी है कोई काम करने के लिए,
बट अभी मैं अगर आपका वीडियो लेक्चर बना रहा हूं तो मैं किसी का हेल्प ले रहा हूं कैमरा सेट करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, अपलोडिंग करने के लिए। मैं अगर किचन में जाता हूं तो कोई सामान मंगवाने के लिए वहां पे मैं मतलब सामान मंगवाने के लिए मैं वहां पे किसी आदमी को देखता हूं तो वहां पे जरूरत पड़ती है। फिर मान लीजिए कि मैं अगर कहीं पे जाता हूं मतलब घूमने के लिए तो ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। यानी कि हम 3 काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हम वीडियो लेक्चर देने में किसी का हेल्प ले रहे हैं, किसी का हेल्प हम किचन में ले रहे हैं, किसी का हेल्प हम क्या ले रहे हैं, गाड़ी चलाने में। तो हम कहीं न कहीं से किसी न किसी के हेल्प से चलते हैं। इंजन भी किसी न किसी के हेल्प से चलता है, ठीक है। तो इंजन का प्रोटीन पार्ट अपने में फंक्शनल नहीं है, वो किसी न किसी का साथ लेता है। जिसका साथ लेता है उसको बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। अगर ये कोफैक्टर जान जाइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जनरली, कहता है अगर कोफैक्टर, ठीक है, इनऑर्गेनिक कभी कभी होता है, कहां पे होता है मैं अभी बताऊंगा। अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और टाइटली अटैच्ड हो, ठीक है, प्रोटीन पार्ट के साथ, तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, जो कि अपने आप में फंक्शनल नहीं होता है, उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। और जो उसको हेल्प करता है एक्शन करने में, उसको बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। क्लियर है? तो एपो एंजाइम और कोफैक्टर जब दोनों मिल जाता है तब उसको बोलते हैं होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। तब उसको बोलते हैं होलो एंजाइम। यानी कि हम फिर से बता रहे हैं, प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम व्हिच इज नॉट इंडिपेंडेंटली फंक्शनल, उसको फंक्शनल होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? उसको किसकी कंपनी की जरूरत पड़ती है? एक फैक्टर की, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। ओके, कोफैक्टर के साथ एपो एंजाइम मिला देंगे तब उसको क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम। अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, टाइटली अटैच्ड हो एपो एंजाइम के साथ, तो उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर कोफैक्टर लूजली अटैच हो तब उसको हम लोग बोलते हैं, अगर लूजली अटैच हो तब उसको बोलते हैं को एंजाइम। क्या बोलते हैं? को एंजाइम। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ही नहीं, टाइटली और लूजली की बात है ही नहीं, वो एक मेटल एक्टिवेटर हो, ठीक है, तब उसको हम लोग मेटल हो और वो एंजाइम के टाइम उसको एक्टिवेट करता हो तो उसको बोलते हैं मेटल एक्टिवेटर। यानी कि बताइए कोफैक्टर कितने तरह का? 3 तरह का। कौन कौन? प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली अटैच्ड विद एपो एंजाइम, दूसरा को एंजाइम, ऑर्गेनिक कंपाउंड लूजली अटैच्ड विद एपो एंजाइम, ठीक है, और कहता है तीसरा मेटल एक्टिवेटर, जो रिएक्शन के टाइम में जाकर उसको एक्टिवेट करे। क्लियर है? तो कोफैक्टर 3 तरह का, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम, मेटल एक्टिवेटर। कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम बराबर होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब कंप्लीट एंजाइम, फंक्शनल एंजाइम। क्लियर है पॉइंट यहां तक? ठीक है। तो आपको अब इस चैप्टर में, ठीक है, ये जानिए कि हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप का बहुत सारा एग्जांपल लिख रखा है, आपको याद करना है। यहां पे आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, यानी एंजाइम में इंफॉर्मेटिव चीजें हमने ज्यादा डाली है, ठीक है। जो हमने आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया था उसको भी हमने ज्यादा बताया है। तो मैं जानता हूं कि आपका थोड़ा केमिस्ट्री भी अच्छा है, ठीक है, उसको केमिकल मेथड से जो भी हमने बताया डिटेल ग्राफ आप सब देखेंगे। 10 पेज का नोट है, उसको अच्छे से नोट करने के बाद वीडियो को 2 बार देखेंगे, 2-3 बार उसको नोट करेंगे बढ़िया से, तो अपने आप पता चल जाएगा। लास्ट में ये बता दूं दुनिया का फास्टेस्ट वर्किंग एंजाइम कौन है? जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहां पे पाया जाता है मालूम? ये पाया जाता है आरबीसी में, ठीक है। ये पाया जाता है आरबीसी में। H2O और CO2 को मिला के कार्बोनिक एसिड बनाता है, फिर कार्बोनिक एसिड को तोड़ता है, ठीक है, H+ प्लस HCO3-। ये फास्टेस्ट वर्किंग एंजाइम। इसका टर्नओवर नंबर का मतलब होता है, ठीक है, 1 मिनट में जितना रिएक्टेंट जुड़ के सबस्ट्रेट बनाता है। मान लो कि कोई 50 रिएक्टेंट, फिर 50 रिएक्टेंट आपस में मिलकर 50 सबस्ट्रेट बना रहा है, उसका मतलब हुआ 50 टर्नओवर, उसका हुआ 50 मॉलिक्यूल पर मिनट, ठीक है। तो जो जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज है उसकी टर्नओवर नंबर दुनिया में सबसे ज्यादा है।
उसका है 36 मिलियन पर मिनट। दूसरे में आता है कैटलिस, क्लियर, जो पेरोक्सीजोम में पाया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर एंजाइम पार्ट थर्ड। इसी के साथ एंजाइम का पूरा इंफॉर्मेशन आपका खत्म होता है। इसमें 3 वीडियो है, एंजाइम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसको आप अच्छे से पढ़िए। इसी के साथ बायोमोलिक्यूल्स फिनिश हुआ, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर सेल बायोलॉजी। थैंक यू सो मच।